ये क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। फुल चैप्टर देखेंगे 40-50 मिनट्स में। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका पहला टॉपिक है। ये साउथ अफ्रीका में इम्पोर्टेंस किसकी है? नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि हमारे यहाँ गांधी की है। तो नेल्सन मंडेला एंड 7 अदर लीडर वर्क सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। 1964 में नेल्सन मंडेला के साथ उनके साथ और लीडर्स को लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज वहाँ भी चल रहा था। जैसे इंडिया में था ऐसे ही अफ्रीका में था। क्यों डाल दिया? फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थेड रिजाइम इन द हिज कंट्री। जो भेदभाव चल रहा था उनकी कंट्री में कि जो गोरे थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो जो एक्चुअली नेटिव थे वहाँ के अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जो नेटिव थे, उन्हें उनके साथ भेदभाव करते थे वो। मतलब जहाँ वो ब्रिटिशर्स ये रहेंगे वहाँ पर वो आ भी नहीं सकते। तो बहुत बुरे हाल थे। इस चीज़ का अपोज करते थे नेल्सन मंडेला। इसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया लाइफ टाइम के लिए। नेल्सन मंडेला ने स्पेंड की लगभग नेक्स्ट 28 ईयर इन द साउथ अफ्रीका मोस्ट ट्रेड प्रिजन रॉबिन आइलैंड में। नेल्सन मंडेला को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के दे दिया था उन्होंने। लाइफ टाइम हमेशा जब तक जिंदगी रहोगे जेल में रहोगे। बट 28 साल तक वो जेल में रहे, फिर वो बाहर आ गए क्योंकि फिर आज़ादी मिल गई साउथ अफ्रीका को, तो वो बाहर आ गए। कितने साल जेल में रहे हो? 28 ईयर्स। नेल्सन मंडेला क्यों उन्हें जेल में डाला गया? अपार्थेड के लिए। अपार्थेड है क्या? अपार्थेड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ये एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब रंग के उस पे बेस पे भेदभाव करना। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज द सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। जो वाइट यूरोपियन ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था, उन्होंने ये सिस्टम लगाया था साउथ अफ्रीका के लोगों पर, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाले तो एकदम काले थे। तो इस बेस पे उनके साथ भेदभाव किए जा रहे थे, क्योंकि जो गोरों का था, मतलब ब्रिटिशर्स या यूरोपियन की जो चीज़ें थी वो सब अलग थे। सिनेमा हॉल, उनका जो भी वो जहाँ भी वो रहते वहाँ इन अफ्रीकन जो थे उनकी एंट्री ही नहीं थी। ड्यूरिंग द 17th and 18th century, the trading companies from the Europe occupied it with arms and force. जो यूरोपियन कंपनीज थी, इन्होंने ट्रेड के चक्कर में साउथ अफ्रीका पे कंट्रोल कर लिया बाय फोर्स। कब? 17th and 18th सेंचुरी में। ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स हैड सेटल इन साउथ अफ्रीका। जब कब्जा कर लिया तो बहुत सारे लोग वहाँ रहेंगे भी, यूरोपियन बहुत सारे वहाँ रहने लगे। एंड बिकम द लोकल रूलर्स, और वो लोकल रूलर हो गए, मतलब जनता को कंट्रोल करने लगे। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। स्किन कलर के ऊपर उन्होंने वो फिर भेदभाव करने लगे। वो जो यूरोपियन थे वो साउथ अफ्रीकन को तो आसपास आने ही नहीं देते थे, बस उन्हें अपने काम करने के लिए रखते थे, अदरवाइज उनकी एंट्री होती ही नहीं थी वहाँ। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। साउथ अफ्रीकन तो काफ़ी ब्लैक थे और यूरोपियन एकदम गोरे। इस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन वो कर रहे थे, और उन्हीं के घरों में उन्हीं के देश में जाके वो रह रहे थे, सेटल हो गए थे, उन्हीं के ऊपर राज कर रहे थे और उन्हीं के साथ भेदभाव कर रहे थे। मतलब अपने लिए सारे सुविधा साधन अलग और उनको वो अलग। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। अगर 4 हिस्से किए जाएँ पॉपुलेशन के तो 3 हिस्से तो उसमें ब्लैक थे। ब्लैक मतलब साउथ अफ्रीकन थे। बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्सड रेस हु वर कॉल्ड कलर्ड। कुछ मिक्सड रेस भी थे, मतलब एक तो यूरोपियन एकदम सफ़ेद, दूसरे साउथ अफ्रीकन एकदम ब्लैक, और कुछ मिक्स भी थे जिन्हें कहा गया कलर्ड पीपल। वो ऐसे क्यों थे? क्योंकि वो लोग गए थे इंडिया से। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया से वहाँ कुछ लोग चले गए थे, तो वो वहाँ थे। द वाइट रूलर ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इन्फीरियर। जो यूरोपियन थे ना, उन्हें ऐसा लगता था कि हम ही सुपीरियर हैं और सब हमसे छोटे हैं, वो इन्फीरियर हैं हर चीज़ में। उन्हें लगता है कि बस हमें ही दिमाग और समय दिमाग है ही नहीं। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जो यूरोपियन थे साउथ अफ्रीका में, उन्हीं के पास वोटिंग राइट थे। जो भी वो गवर्नमेंट बनाते, जो भी जिस भी चीज़ में अगर वोटिंग होती तो वोटिंग राइट के सारे अधिकार सिर्फ गोरे लोगों के पास थे, ना तो मिक्स्ड वालों के पास थे और ना ही ब्लैक के पास थे।
मतलब सारे फैसले वोटिंग से होंगे और वोटिंग के अधिकार ही मत दो उन्हें, तो फिर उनकी बात करेगा कौन? उनकी हक की बात तो कोई करेगा नहीं। अपार्थाइड सिस्टम वाज ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक, ब्लैक को तो इस सिस्टम ने पूरा दबाई रखा था क्योंकि उन्हें कोई अधिकार दिया ही नहीं था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरिया, जो यूरोपियन जिस एरिया में रहते थे वो उस एरिया में वो ब्लैक जा भी नहीं सकते थे। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट, बस वो काम करने के लिए वहाँ जाते थे और काम करने के लिए भी उन्हें परमिट दिया जाता था तब, अदरवाइज वहाँ भी एंट्री नहीं थी। वाइट लोगों की ट्रेन, बस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल सब अलग थे। वर ऑल सेपरेटेड फॉर द वाइट एंड ब्लैक, ये वाइट के लिए यूरोपियन के लिए अलग थे और ब्लैक का सिस्टम सब अलग था। इस सिस्टम को कहते हैं सेग्रीगेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वेयर द वाइट वर्शिप्ड, जिन चर्च में अगर यूरोपियन जाते थे उन चर्च में ब्लैक और मिक्स्ड जो थे वो अलाउ भी नहीं थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरेबल ट्रीटमेंट, ब्लैक जो लोग थे, साउथ अफ्रीकन जो लोग थे, उन्हें इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो कोई प्रोटेस्ट कर सके या कोई एसोसिएशन बना सके, मतलब उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे बचने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। Since 1950s, the black, colored and Indian fought against the apartheid system. 1950s में जो ये सिस्टम था अपार्थाइड वाला, भेदभाव वाला जो सिस्टम था, इसके अगेंस्ट लड़ाई कर दी यूरोपियन के खिलाफ। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वैसी पार्टी जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। इस पार्टी ने ये जो सारी सेग्रीगेशन की जो सारी नीति थी इसके खिलाफ स्ट्रगल शुरू की। सारी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंडर में आई और सब ने मिलकर स्ट्रगल शुरू की कि ये नहीं चलेगा, एक तो हमारी धरती पर हो और हमें ही सारी चीज़ से दूर रखे जा रहे हो, खुद राज किए जा रहे हो, हमें दबाए जा रहे हो कि हमें ये नहीं चाहिए, निकलो हमारे यहाँ से। फिर दिस इंक्लूड मैनी वर्कर्स यूनियन एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, इन सब में सब पार्टी भी इंक्लूड थी। मैनी सेंसिटिव वाइट ऑल्सो, जो कुछ से वाइट ऐसे थे, यूरोपियन ऐसे थे जो इन चीज़ों को गलत मानते थे और जो साउथ अफ्रीकन के थे, नेटिव पीपल थे, उनका साथ दे रहे थे। उन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया और अपोज किया जो ये सिस्टम यूरोपियन ने ला रखा था। उन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में। Several countries denounced apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. सब इस चीज़ का सिस्टम का विरोध कर रहे थे, बट जब भी जो वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो इस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, 1000 लोगों को मार चुके थे। मतलब उनका विरोध हो रहा था और वो उस विरोध को ख़त्म करने के लिए जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे। यूरोपियंस वो चाह रहे थे, वो क्यों छोड़ेंगे, वो तो राज कर रहे थे उनके ऊपर। एज ए प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, ये सब चीज़ें फिर बढ़ती गई क्योंकि अब तो वो तंग आ चुके थे अफ्रीकन्स। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट, गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया कि दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल, उन्हें समझ में आ गया अब हम इन्हें अपने अंडर नहीं रख सकते थ्रू रिप्रेशन, मतलब दबाव डाल के। अब इन्हें अपने अंडर रखना आसान काम नहीं होने वाला है, उन्हें यूरोपियन को समझ में आ गया। तो वाइट रिजाइम ने चेंज किए इस पॉलिसीज़ को, चेंज करना उन्होंने शुरू किया। उन्हें पहले ब्रिटिशर्स का यही हाल था कि जब तक उन्हें लगता था कि दबा सकते दबाते थे, जब लगता था कि दबा नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ उनकी बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे। तो उन्होंने जो ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उसे रिपील कर दिया। इन जो लगता था भेदभाव वाले लोग कानून बनाए थे उन्हें ख़त्म कर दिया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वर लिफ्टेड, जो उन्होंने बैन लगा रखा था कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाओगे, मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, उन्हें ख़त्म कर दिया। मतलब उन्हें लगता था ना अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो जो अपने गलत फैसले थे उन्हें पलटना शुरू कर देते थे। आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 28 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला फ्री हो गए जेल से। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 नया नेशनल फ्लैग उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। साउथ अफ्रीका बन गया रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका।
और नई डेमोक्रेसी बन के उभरा। फिर द अपार्थाइड गवर्नमेंट कम टू द एंड, ये जो गवर्नमेंट थी ख़त्म हो गई, मल्टीरेशियल गवर्नमेंट फिर बन गया। कब हुआ ये काम? 26 अप्रैल 1994 को। नेक्स्ट है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आ गया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है लॉ कंट्री का है। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है राइट ऑफ द सिटीजन, सिटीजन्स के अधिकार को डिटरमाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या क्या पावर होंगी, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड वर्क, एंड गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो गवर्नमेंट को सिटीजन्स को फॉलो करने ही होते हैं। पहली बात तो है वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट, इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है? पहली बात तो ये जनरेट करता है एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट, आपस में ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सबका संविधान एक ही है और सबके लिए उसी में सब चीज़ें लिखी गई हैं जो की ज़रूरत है। नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। हमारे यहाँ कंट्री में कई टाइप के लोग हैं, कई धर्मों के लोग हैं, तो सब एक साथ रह सके, सबके बीच में ट्रस्ट बना रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि संविधान हो, क्योंकि संविधान में सभी की बातें की जाएंगी, सभी का ध्यान रखा जाएगा, जो कि है। सेकेंड रीज़न क्या है? इफ़ इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। संविधान में लिखा गया है कि गवर्नमेंट कैसे बननी है, एंड हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन, और किसको क्या डिसीजन लेने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सभी धर्मों के लोग हमारे यहाँ हैं, वो सुख शांति से रह सके। पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि गवर्नमेंट क्या कैसे बनानी है और किसके क्या अधिकार हैं, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। थर्ड, इट लीज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकते कि जो उसके मन में आए वो करे, तो कहीं ना कहीं तो पावर को लिमिट करना पड़ेगा। तो इसने बताया कि कहाँ तक पावर है गवर्नमेंट की। लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन, और सिटीजन्स के क्या अधिकार है और गवर्नमेंट की कितनी पावर है। फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग गुड सोसाइटी। गुड सोसाइटी क्रिएट करने में भी ये हेल्प करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट आर सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के भी रूल के लिए भी रूल हैं और गवर्नमेंट के लिए भी रूल हैं, क्योंकि कुछ रूल सिटीजन्स को फॉलो करने हैं, कुछ गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं, और सारे रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ये इसी को ही बेस रखा जाएगा जब भी सारे फैसले होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है राइट ऑफ द सिटीजन, सिटीजन्स के क्या अधिकार हैं, एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन। सिटीजन के क्या अधिकार, सिटीजन्स मतलब लोगों के क्या अधिकार हैं, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और गवर्नमेंट के क्या अधिकार हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट की क्या पावर है, और क्या काम करने और कहाँ पावर को लिमिट करना है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। नेक्स्ट है टॉपिक मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री। ये मुश्किल काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वो भी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में कई टाइप के लोग हैं। ये इजी अफेयर नहीं था, इजी काम नहीं था, वाज नॉट एन ईजी अफेयर। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज बड़ी और डाइवर्स कंट्री। डाइवर्स मतलब कई टाइप के यहाँ लोग हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान नहीं था। द कंट्री वाज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन। जब कंट्री इंडिया बनी तो उसका पार्टीशन हुआ था, मतलब पाकिस्तान अलग हुआ। इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही थे, तो कंट्री जब आज़ाद हुई तो पार्टीशन के साथ आज़ाद हुई, मतलब पाकिस्तानी बन गया। पार्टीशन किस बेस पे हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। रिलीजियस डिफरेंसेस मतलब मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा तो मुसलमानों को मिला पाकिस्तान, और जो वहाँ के हिंदू थे वो यहाँ आए, और यहाँ के मुसलमान जो जाना चाहते थे वो चले गए। तो ये पार्टीशन हुआ। आज़ादी की मतलब इंडिपेंडेंस जब हमें मिली तब पार्टीशन भी मिला। एट लीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। पार्टीशन के टाइम वायलेंस हुई, जो लोग वहाँ से यहाँ आ रहे थे वो मारे जा रहे थे, जो यहाँ से वहाँ जा रहे थे वो मारे जा रहे थे।
मतलब इस चक्कर में वायलेंस तो हुई, तो इसमें लगभग 10 लाख लोगों के मरने की रिकॉर्ड या पुष्टि की जा सकती है, बट हमारे तो बहुत सारे थे। तो इसका मेन मकसद ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके लिए मुश्किल काम ये था कि एक तो हमारी डाइवर्स कंट्री, और दूसरा अभी अभी पार्टीशन हुआ है, तो कुछ लोग वहाँ से भी आए हैं और कुछ यहाँ से वहाँ गए हैं। Another problem was that British had left it to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. देखो, जब ब्रिटिशर्स गए, आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस मिली, तो सब इंडिया पूरा ऐसा नहीं था जैसा अब, ऐसा अपने अपने राजाओं का राज था। सब राजा और कई सारे स्टेट थे, वहाँ पर अलग अलग राजा राज करते थे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि जिस राजा को इंडिया ज्वाइन करना है इंडिया ज्वाइन कर लो, जिसको पाकिस्तान ज्वाइन करना पाकिस्तान में मिलना पाकिस्तान में मिल जाओ, और जिसको आज़ाद रहना है आज़ाद रह जाओ। मतलब ये एक नई मुसीबत कि इंडिया में ज्वाइन करो या पाकिस्तान में ज्वाइन करो या इंडिपेंडेंट रहो। जो राजा थे वो अपनी आज़ादी ऐसे कैसे छोड़ दें, अब तो उन्हें ज़्यादा मज़े आएंगे। तो ये उन्हें सबको मिलाना, एक करना, ये बहुत आसान काम नहीं था। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वाज ए डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। मुश्किल काम था इन सारे स्टेट्स को मिलाना। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, बना रहे थे, उनके लिए बड़ा इशू था कि हम कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि जो आगे भी वो ठीक ठीक काम में आए। एक तो सारे लोगों को ध्यान में रख के वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट टास्क था कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखें। तो उन्होंने सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, समझे, और जो उनसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम उन्हें जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट अच्छा लगा वो वहाँ से उन्होंने लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा बना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे लगभग 3 साल, 2 साल 11 महीने 18 दिन एग्जैक्ट। द पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, but it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. हमारी लड़ाई एक तो ब्रिटिशर्स से तो थी और दूसरी लड़ाई ये थी कि जो हमारे यहाँ गरीबी फैली हुई है, कंट्री का बुरा हाल है, सोसाइटी का बुरा हाल है, इसे भी ठीक करना है, इसे भी ट्रांसफॉर्म करना है। हमारी लड़ाई दोनों उस पर थी, दोनों फ्रंट पे थी। एक तो ब्रिटिशर्स से लड़ रहे कि तुम कंट्री छोड़ो, दूसरा हमें ये अंदर भी लड़ना था कि जो इतनी गरीबी फैली हुई है, सोसाइटी का बुरा हाल, तो ये सब भी ठीक करने हैं। दोनों साइड लड़ाई हो रही थी। देयर वर शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब आज़ादी के बाद इंडिया को किस राह पे लेके जाना है, क्या काम करने हैं, ये एक बड़ी टास्क थी। इस पे एक व्यू तो होना मुमकिन ही नहीं है, सब पार्टी सब लोगों का अलग अलग व्यू। इन 1928 1928 में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में नहीं बना, एक्चुअली जब ये बनाने लगे उससे बहुत पहले से ही शुरुआत हो गई थी ना, कि हमें आज़ादी अब से लेनी है और लेके इंडिया को कैसे चलाना है। तो ये काम बहुत पहले से शुरू हो गया था करना। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के साथ अदर जो लीडर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया कि ये रूल तो होने ही चाहिए, बेसिक चीज़ तो होनी चाहिए। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ INC dwelt on how independent India's constitution look like। पहले ये था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस अब है, ये पहले थी 1885 में बनी है। ये हर साल इसके सेशन होते थे अलग अलग जगह। सेशन का मतलब ये है कि सारे लोग इकट्ठा होकर चर्चा करते थे कि कैसे आज़ादी पाई जाए। तो 1931 में ये सेशन हुआ था कराची में, क्योंकि कराची आज पाकिस्तान में है, जब तो इंडिया का पार्ट था ना पाकिस्तान भी। तो रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक। तो ये चीज़ें थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत वहाँ से हो चुकी थी। इन दोनों डॉक्यूमेंट को, एक तो मोतीलाल नेहरू का वो डॉक्यूमेंट और दूसरा ये कराची के जो सेशन में पेश किया गया था, ये दोनों डॉक्यूमेंट को मिला के कमेटी ने क्या किया, इन दोनों डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें कॉमन थी, जैसे कि इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। का मतलब ये कि जो भी एडल्ट है, मतलब 18 साल से जो भी बड़ा है, वो वोट देने का अधिकार रखेगा, क्योंकि पहले ऐसा था नहीं। वोट देने का अधिकार से मतलब ये है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। अब अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव ही जो चुने जाते हैं वो ही रूल बनाने में या लॉ बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब फाइनली वही गवर्नमेंट बनाते हैं। तो पहले वोटिंग का राइट तो मिले,
तभी लगेगा ना हमारे पास कुछ पावर है। तो दोनों में ये बात कॉमन थी। तो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें आने लगे कि हर बड़ा 18 साल से जो बड़ा है उसे वोटिंग राइट है। इंक्लूजन मतलब ऐड कर लेना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोट देने का अधिकार। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, हर कोई आज़ाद है, क्योंकि इंडिया में पहले ये था कि इक्वलिटी नहीं थी। ये था ना कि ऊपर जाति के लोग, नीचे जाति के लोग, अनटचेबल्स, ये सिस्टम भी जाति वाला सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था पहले। तो SC वाले जो थे, जो नीचे जाति के लोग माने जाते थे, उनके साथ व्यवहार पहले भी यहाँ बहुत बुरा था। तो उसे भी ध्यान रखा गया कि इस सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा, सभी को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, ये चीज़ दोनों में कॉमन थी। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। माइनॉरिटीज़ का मतलब ये है कि पॉपुलेशन जिसका नंबर कम है, मतलब जिसकी पॉपुलेशन कम है, उनके भी तो अधिकार होंगे ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को उसे भी देखना है कि उनके अधिकार कोई छीन ना ले। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी जाएगी वो सब चीज़ें फॉलो होंगी फिर, क्योंकि उसी के बेस पे गवर्नमेंट बनेगी और चलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर वो चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी पार्ट सोसाइटी का बच ना जाए। ये बड़ा चैलेंज था तब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो ये some basic value were accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly meets to deliberate on the Constitution. Constitution लिखने की बात होने से पहले ये सब चीज़ें कॉमन थी कि ये सब चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे, अपना संविधान बनाएंगे, क्योंकि ये बात एक दो दिन की तो थी नहीं, सालों पहले से लड़ाई चल रही थी ना। जब लड़ाई चल रही थी तो एक पॉइंट पे ये था कि अंग्रेज़ तो चले जाएंगे, उसके बाद हमारा कंट्री देश चलेगा कैसे। तो ये सब वकील थे, लंदन में वकालत करके सीख के आए थे, तो उन्हें पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ सब के। तो इधर उधर पहले ये घूमते थे विदेशों में, तो इन्हें इतना आइडिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद का बनाना ही पड़ेगा, और वहाँ से वो अच्छी चीज़ें पहले ही समझ लिए थे। तो एक्चुअल में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की शुरुआत हुई उससे कहीं पहले शुरुआत हो चुकी थी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रखना है। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू ए फ्यू। ब्रिटिश का टाइम था तो उन्होंने वोटिंग राइट कुछ लोगों को ही दिए थे बस। किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिटिश हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू ए फ्यू, ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर। अब उन्होंने कुछ लोगों को ही वोटिंग राइट दिए थे, जो अमीर थे वो नहीं थे बस, उनमें से कुछ कोई थे। इसकी वजह से हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ ज़्यादा होते नहीं थे। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937। इलेक्शन 1937 में हुए किसके लिए? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि वोटिंग राइट अगर नहीं थे तो इलेक्शन करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर वोट देने का अधिकार सब लोगों के पास नहीं होगा तो इलेक्शन करवाने का फ़ायदा होगा क्या? बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाई इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर में कुछ इंसान तो जीत के गए वहाँ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में, तो ये उनके लिए अच्छा हुआ कि उन्होंने सारे सिस्टम को सीखना शुरू कर दिया। फिर proved to be very useful for the country in setting up its own institution and the working in them। मतलब एक सिस्टम में कुछ लोग तो उस सिस्टम में घुसे, जब इलेक्शन हुआ जीत के वहाँ कुछ लोग गए तो उन्होंने उस सिस्टम को समझना शुरू किया। That is why the Indian Constitution adopted many institutional detail and procedure from the colonial law, like the Government of India Act 1935। Government of India Act 1935 जो वो ब्रिटिशर्स लेके आए, जब तक उन्हें लग चुका था अब हमारा राज्य ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करना शुरू कर रहे थे। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी भले के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ली गई। कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया तो वो पहले से चली आ रही बहुत सारी चीज़ों को पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसमें लिखा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूशन का बनाना शुरू हुआ। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly. Election to the Constituent Assembly was held in 1946 में हुई। इसके लिए इलेक्शन पहली मीटिंग उनकी 1946 दिसंबर में हुई। When country was divided into India and Pakistan, कंट्री जो थी इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइडेड हो गई थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी चुनाव होके,
जब तक पार्टीशन नहीं हुआ, उसके बाद पार्टीशन हुआ। अब पार्टीशन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली था वो भी डिवाइड हो गई दो पार्ट में, इंडिया की अलग हो गई, पाकिस्तान की अलग हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कितने मेंबर थे? 299 मेंबर्स थे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा लिखा जा चुका था, अडॉप्ट कर लिया गया था। बट ये इफेक्ट में आएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को 1949 को अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन, बट इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, मतलब 2-3 महीने बाद ही, क्योंकि इस दिन का बड़ा महत्व था इसलिए इस दिन रखा गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड, 26 जनवरी को मनाते हैं ना, इसी के लिए मनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन ए सिस्टमेटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसने संविधान लिखा, उसने एक बड़ी ओपन तरीके से काम किया, सबकी सुन के काम किया, सिस्टमेटिक वे में काम किया, इसी को ध्यान में रखें कि सबकी चीज़ें उसमें सहमत हों। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड अग्रीड अपॉन, मतलब जो भी वो चीज़ें वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जाती थी उससे पहले उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होता, सबकी सहमति मिलती, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जाती। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन है तो तुम लिख दो, प्रॉपर डिस्कशन होने के बाद, डिसाइड होने के बाद ही उस वो लिखी जाती। तो ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर करे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा, क्योंकि जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली थी, लिख रही थी, उसके हेड वो थे। ड्राफ्टिंग कमेटी को वो हेड कर रहे थे। ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर prepared a draft constitution for its discussion. Several round of thorough discussion took place, कई बार राउंड हुए उसके कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद भी। क्लोज बाय क्लोज मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड, मतलब जब डिस्कशन होते रहे तो उसमें सुधार कुछ ना कुछ ऐड होते रहे, तो ऐसे ही सुधार थे 2000, लगभग 2000 अमेंडमेंट किए गए। मतलब ये था कि किसी एक की नहीं चलनी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर डिस्कशन हुआ, प्रॉपर चीज़ें हुई, तब वो फाइनली तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को वो अडॉप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन। द मेंबर डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज, इसमें लगे। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया या जो भी वर्ड बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसे का प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया और उसे प्रिजर्व किया गया, रखा गया। इन्हें क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, इन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स। और ये वैन प्रिंटेड दीज डिबेट आर 12 बल्कि वॉल्यूम, 12 बल्कि किताब बनी इस इन डिबेट्स की। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते टाइम डिबेट्स हुई, उन्हें उनकी 12 मोटी किताब बन के तैयार हो गई। दीज डिबेट्स प्रोवाइड द रेस्ट नेट बिहाइंड एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसलिए रखा गया इनका रिकॉर्ड क्योंकि हमने जो भी प्रोविज़न ऐड किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्यों ऐड किए हैं वो सब का डिस्कशन उन बुक्स में है। दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा तो फिर उन बुक को रेफर करो। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है एक छोटी स्टेटमेंट से, मतलब प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल जनरली एनसीईआरटी की बुक्स में लिखी होती है पहले या दूसरे पेज पे, वही प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स इंस्पिरेशन ऑफ द प्रीएम्बल फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, प्रीएम्बल का आइडिया बनाया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मतलब समझ में दिक्कत हो रही है तो प्रीएम्बल को ढंग से पढ़ो, उसका मीनिंग निकालो। मतलब प्रीएम्बल सारा समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। और प्रीएम्बल का आइडिया सब इन्हें कहाँ से आया? ये अमेरिकन मॉडल से आया। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी, प्रीएम्बल ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेसी के ऊपर लिखी गई एक पोएम, कविता है। प्रीएम्बल कंटेन्स द फिलॉसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बताती है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad.
ये कोई भी जो लॉ है या कोई भी एक्शन है गवर्नमेंट का वो सही है गलत है तो प्रियम्बल इस चीज़ में क्लैरिफाई करती है। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, यही प्रियम्बल है। उसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो वर्ड का सीक्वेंस है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सिस्टम, ये सीक्वेंस ऐसे ही पूछा जाता है कि इसका सीक्वेंस बताओ, इन वर्ड का सीक्वेंस क्या है, या प्रियम्बल में ये वर्ड किस सीक्वेंस में है। तो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब ये है कि हमारे कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री का राज नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सबके इक्वल चीज़ें मिलेंगी, किसी को दबाया नहीं जाएगा। सेकुलर मतलब सब धर्म समान है। डेमोक्रेटिक हमारा लोगों का राज है। रिपब्लिक हमारा कोई ऐसा नेशन मतलब राजाओं का राज नहीं है। जो मोनार्क वाला राज सिस्टम यहाँ ख़त्म हो चुका है और हर जो इलेक्टेड जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है। ये सारे राइट हैं। एंड टू सिक्योर, ये सारा वर्ड्स का सीक्वेंस पूछा जाता है। इसके अलावा जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस सारे मिलने चाहिए। लिबर्टी मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, थॉट की एक्सप्रेशन की, बिलीफ फेथ वर्शिप जो जिसे करना है वो कर सके आराम से, पूजा पाठ जो भी करना है। इक्वलिटी होनी चाहिए सबके बीच में, ऐसा ना हो कि जो अमीर है उसे ज़्यादा चीज़ें मिलें, जो गरीब है मान लो समुद्र में से जाना रोक दो, सड़क पर चलना रोक दो, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। कोई भी कितना भी अमीर हो, कोई कितना भी गरीब हो, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसे हर कोई यूज़ करेगा। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड टू यूनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कब किया गया ये अडॉप्ट? 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। हियर बाई अडॉप्ट, enact and give to ourselves this constitution. Socialist secular were added in preamble through 42nd constitutional amendment in 1976. सोशलिस्ट और सेकुलर जो ये दो वर्ड थे प्रियम्बल में, ये ऐड किए गए थे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के। ये प्रियम्बल जब लिखी गई थी तो बाद में चीज़ें ऐड करती रही, ऐड की जाती रही कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो ऐड करते हैं ना उसे कहते हैं अमेंडमेंट। तो ये 46 नंबर का अमेंडमेंट था। ये कब हुआ था? 1976। इसमें क्या हुआ था? इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर दो वर्ड ऐड किए गए थे। पहले ये दो वर्ड उसमें नहीं थे प्रियम्बल में। सोवरेन का मतलब पीपल हु सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। इसमें का मतलब नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सोवरेन का मतलब ये है कि हमारे गवर्नमेंट को दूसरी कोई गवर्नमेंट ये नहीं करेगी ये करो वो ये करो। हमारी गवर्नमेंट आ जाता है अपने डिसीजन खुद लेने के लिए। सोशलिस्ट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। सोसाइटी में कोई भी भूखा नहीं बनना चाहिए। सोशलिस्ट का मतलब ये है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ द लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। मतलब बहुत ज़्यादा गरीबों के बारे में भी सोचना सरकार का काम है। सेकुलर गवर्नमेंट ट्रीट ऑल द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रेस्पेक्ट। गवर्नमेंट सेकुलर का मतलब ये है गवर्नमेंट जो है ट्रीट करेगी सारे रिलीजन को, जो भी वो प्रैक्टिस करते हैं इक्वल रेस्पेक्ट देगी। मतलब गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट देगी, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगी। इसका यही है मतलब सेकुलर का। डेमोक्रेटिक मतलब पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। मतलब यहाँ लोगों को राज है क्योंकि वोट दे के जिसे हमने जिताया वही जीत के गया है, फिर वो राज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों का राज है, ना कि किसी राजाओं का राज है।